हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोक प्रशासन। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करवा रही हूँ, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और उनके आंसर्स भी होंगे। एंड देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे भी मैच करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कई बार। क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी ही वीडियोज़ देख ली तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना बुक पढ़े आप अपना जो एग्ज़ाम है वो 100% दे सकते हैं और अपने अच्छे नंबर गेन कर लेंगे, इस बात का 100% श्योर हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। देखिए, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं ये पूरी सीरीज़ है, जिसमें मैंने वीडियो 1 प्रोवाइड करवा दी है, वीडियो 2 भी प्रोवाइड करवा दिया। आज हमारी वीडियो 3rd होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ। और देखिए, एक और वीडियो होगी जो इन सारे पार्टों की जो अभी तक रिसेंटली चल रहे हैं उन सब की मर्ज वीडियो होगी। उससे क्या होगा, आप कहीं भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, आपका जहाँ भी सेंटर है आप बस में बैठकर या कहीं पर भी उससे क्विक रिवीजन कर पाएंगे। इन वीडियोस के माध्यम से आप याद करिए, पढ़िए, नोट्स देखिए एंड उस वीडियो के माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वीडियो चलाई और पूरी बुक फिनिश कर ली। ठीक है, इस तरह से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो के लिए भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन नोट्स को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप ज्वाइन को क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो हो जाता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और आप भी देखना कि कहाँ आप नोट्स देख सकते हैं और किस तरह से फ्री में आप नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड जहाँ हमने लास्ट सेकेंड वीडियो में क्वेश्चंस छोड़े थे उसी से आगे अब हम 3rd वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है और इसके कौन कौन से मॉडल हैं। यानी देखिए, पहले तो आपको बताना होगा कि ई गवर्नेंस क्या है, फिर इसके जितने भी मॉडल आए हुए हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है, उनके भी बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देना होगा परिचय, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका परिचय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने परिचय नहीं लिखा दैट मीन्स हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता, इसीलिए हमें परिचय भी लिखना चाहिए। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हम देखेंगे परिचय में ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके प्राथमिक कार्यों, नीति, सेवा और सूचनाओं को जनता तक तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना। यानी देखिए, ई गवर्नेंस का अर्थ ही क्या है कि कोई भी सूचना हो, संचार हो, उसे तकनीक के माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। अब उसमें प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, नीति हो सकती हैं, सेवाएं हो सकती हैं, सूचनाएं हो सकती हैं, जो सरकार को पहुंचानी है किसके पास, जनता के पास। तो सरकार क्या लेती है, ई गवर्नेंस का सहारा लेती है उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को सरकार से नागरिक तक पहुंचाना है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शासन से, यानी कोई भी चीज़ है शासन से, वो सरकार से नागरिकों तक पहुंचाना ही इसका एक उद्देश्य है, ताकि भ्रष्टाचार घटे, समय की बचत हो और जवाबदेही बढ़े। यानी देखिए, ये जो है, अगर कोई भी नीति बन रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, प्रशासनिक कार्य, अगर हमें उसके बारे में जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार तो कम ही होगा ही, और ई गवर्नेंस जल्दी पहुंचाती है, तो ये एक तरह से समय की भी बचत करती है और हमें जवाबदेही सरकार बनाने में भी मदद करती है। यानी हमारी सरकार जो है वो जवाबदेही हो जाती है। अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस की परिभाषा, कि आखिर जो ई गवर्नेंस है वो होता क्या है। इसमें आप लिखेंगे, ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट,
मोबाइल ऐप, वेबसाइट आदि के ज़रिए उपलब्ध कराना, ताकि जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़ें। यानी देखिए, कोई भी जानकारी क्यों ना हो, सरकार की नीतियों से रिलेटेड हर चीज़ कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल होना ही हमारा ई गवर्नेंस होता है। ताकि हमें सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो विभाग हैं, वहाँ बार बार जाकर चक्कर ना लगाना पड़े, हम वो चीज़ ऑनलाइन ही कर लें। जैसे कि अगर हमें एटीएम के लिए अप्लाई करना है, तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं एटीएम के लिए अप्लाई। तो वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, वो क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आधार कार्ड हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ई कार्ड हो गया, ई पंचायत हो गया, ऑनलाइन टैक्स भरना हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे ई गवर्नेंस के उदाहरण हैं, जो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये सभी आप लोगों के पास है, तो ये ई गवर्नेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो आधार कार्ड है, ये हमारा ऑनलाइन भी होता है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य, यानी जो ई गवर्नेंस है, इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। इसमें अगर आप देखें, तो पहला आप लिखेंगे प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए। क्योंकि अगर सारी चीज़ें जनता को पता होंगी, तो प्रशासन क्या है, पारदर्शी भी बनेगा और जवाबदेही भी बनेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता को सेवा समय पर उपलब्ध कराना, यानी जनता को जिस टाइम पे सेवा चाहिए, उस टाइम पे उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस का एक तरह से मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करना, यानी जो भ्रष्टाचार चीज़ें हैं और एक तरह से जो सरकार की चापलूसी होती है, उस चीज़ को कम करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना है। क्योंकि देखिए, सरकार और जो नागरिक हैं, उनके बीच भरोसे का जो रिश्ता है, वो भी कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी जो हमारा डिजिटल सशक्त समाज है, वो बनाना, और जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, उसको भी बढ़ावा देना। क्योंकि आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं, वो फ्यूचर में सारी ऑनलाइन ही होनी है, तो हमें वो चीज़ पहले से प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक कदम आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ें हमें ई गवर्नेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस के प्रमुख मॉडल। क्या आखिर जो ई गवर्नेंस है, इसके कौन कौन से प्रमुख मॉडल हैं। अगर हम इसके प्रमुख मॉडलों की बात करें, तो पहला आप लिखेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका ये है कि G2C क्या है, इसमें सरकार सीधे नागरिकों को सेवा देती है। यानी G2C जो है, इसमें सरकार खुद ही नागरिकों को सेवा देती है डायरेक्टली। उदाहरण के लिए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट सेवा हो गई, ई पंचायत हो गई, बिजली बिल भुगतान हो गया, ये सारे हमारे G2C के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है हमारा G2B क्या है, इसमें आप लिखेंगे सरकार और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच संबंधों को डिजिटल माध्यम से मजबूत किया जाता है। यानी सरकार और जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बीच में डिजिटल जो संबंध है, वो बनाया जाता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर, यानी G2B के अंतर्गत। ठीक है, इसमें आप उदाहरण के रूप में लिखेंगे ऑनलाइन टेडर सिस्टम, टैक्स फाइलिंग, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सभी जो हैं, वो हमारे एक तरह से डायरेक्ट सरकार से नहीं होते, बट बिजनेस से हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब है G2G का क्या मतलब है, सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना और डेटा का आदान प्रदान होता है। यानी सरकार और सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, उनके बीच में जो सूचना है, उसका आदान प्रदान होता है, एक जगह से सूचना दूसरी जगह भेजी जाती है। उदाहरण के लिए NIC नेटवर्क हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड शेयरिंग हो गया, मंत्रालयों के बीच संचार हो गया, ये सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं। देखिए, आपको सबके उदाहरण पता होने चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी G2E क्या है, सरकार अपने कर्मचारियों से संपर्क और सेवा का प्रबंधन डिजिटल माध्यम से करती है। यानी सरकार का और जो उनके कर्मचारी हैं, उनका संबंध एक तरह से डिजिटल वे में जब होता है, तो वो G2E के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए वेतन स्लिप, पेंशन हो गया, छुट्टी आवेदन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से। यानी देखिए, जो हमारा वेतन यानी सैलरी हो गया,
पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें, या फिर अगर छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए तो उसके लिए जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है वो सारी हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में ई गवर्नेंस की पहल, यानी अगर भारत में ई गवर्नेंस की जो पहलें हैं उनकी बात करें तो पहला आप लिखेंगे डिजिटल इंडिया अभियान, जो कि 2015 में चलाया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जो कि NEGP में चलाई गई थी। ई सेवा केंद्र, ई कोड मिशन, उमंग ऐप, भीम यूपीआई आदि, ये सारे जो हैं हमारे इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे ई गवर्नेंस आधुनिक प्रशासन की पहचान बन चुकी है। इससे सरकार और नागरिकों के बीच दूरी कम होती है। यानी ई गवर्नेंस जो है वो सरकार और नागरिकों के बीच की जो दूरी है उसे कम करने का कार्य करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है, यानी जो भ्रष्टाचार है उसको भी कम करती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और डिजिटल साक्षरता की समस्या अभी भी चुनौती है। यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, गाँवों की तरफ जाएंगे तो इंटरनेट की कमी और जो साक्षरता है उसकी कमी को एक तरह से चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। फिर भी ई गवर्नेंस ने भारत में लोकतांत्रिक शासन को अधिक कुशल, तेज और जनतामुखी बना दिया है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है, ई गवर्नेंस ने इसे अधिक कुशल बनाया है, तेज बनाया है, जनतामुखी यानी जनता की सुनने वाला, जनता की कहने वाला बना दिया है ई गवर्नेंस ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक कल्याण क्या है। भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है सामाजिक कल्याण क्या होता है और भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन की आपको इसमें व्याख्या करनी है कि भारत में जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे सामाजिक कल्याण का अर्थ है समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर, गरीब और वंचित लोगों के बीच स्तर को सुधारना। यानी देखिए जो भी समाज के वर्ग हैं, सभी वर्गों में, और खासकर जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उन सभी की जो स्तर है, बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें सुधारना। यह ऐसी नीतियों और योजनाओं का समूह है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना है। यानी एक ऐसी नीति, एक ऐसा आयोग जो सामाजिक न्याय को, समान अवसर को और मानवीय जो गरिमा है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है, ताकि जो सभी व्यक्ति हैं वो एक जैसे पटल पर आ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार सामाजिक कल्याण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, वृद्धा सहायता और विकलांगों के पुनर्वास जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं, ताकि देखिए सभी जो लोग हैं वो एक जैसी जगह, एक जैसी सिचुएशन में आ सकें, ताकि सभी जो लोग हैं वो शिक्षित हो सकें, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, रोजगार मिल सके, महिला जो सशक्तिकरण है उसे बढ़ाया जा सके, बाल जो विवाह है यानी बच्चों की जो शादी कर देते हैं उसको रोका जा सके, जो वृद्ध यानी बूढ़े लोग हैं उनकी सहायता हो सके, विकलांगों की सहायता हो सके, इन सभी के लिए ये योजना चलाई जाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक कल्याण की परिभाषा, यानी अगर हम सामाजिक कल्याण की परिभाषा की बात करें कि इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे सामाजिक कल्याण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार और समाज मिलकर हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के अवसर देती है। यानी हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करना सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आ जाता है। इसका लक्ष्य है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी सबका कल्याण ही इसका लक्ष्य है, ताकि सबका कल्याण हो सके और सब लोग आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन, यानी जो भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन है ये किस तरह से कार्य करता है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन का कार्य केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर किया जाता है। यानी सामाजिक कल्याण जो कार्यक्रम है ये केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को कमज़ोर वर्ग की सहायता और उसके विकास के लिए योजनाओं का संचालन करना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए एक तरह से विकास के लिए योजना बनाना, नीतियाँ बनाना, यही इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संवैधानिक आधार। अगर हम इसका संवैधानिक आधार देखें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 46 राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण को बढ़ावा दे। यानी ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राज्य है वो सामाजिक न्याय और
जो समानता है, जन कल्याण है, उसको बढ़ावा दे और इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्र स्तर पर प्रशासन, किस तरह से केंद्र स्तर पर प्रशासन होता है। सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय, ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला एवं बाल विवाह मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आता है, ताकि जो महिला है और बाल विवाह है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन करते हैं। यानी यानी इसी के अंडर में जो श्रम है, रोजगार मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर प्रशासन। अगर हम राज्य स्तर पर प्रशासन की बात करें तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हर राज्य में समाज कल्याण विभाग कार्यकृत होता है, जो केंद्र की योजनाओं को लागू करता है। यानी हर राज्य में जो कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जो केंद्र की जो योजना है उसे लागू करता है और स्थानीय स्तर पर कार्यकृत कार्यक्रम चलाता है, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, वृद्ध अवस्था पेंशन हो गया, विकलांग सहायता हो गई। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये इसी के अंदर चलाई जाती हैं। अगर हम प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की बात करें कि जो प्रमुख सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसमें आप लिखेंगे मनरेगा, जो कि रोजगार गारंटी देने के लिए बनाई गई थी। दूसरी हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ये जो है ये बेटियों के लिए लड़कियों के लिए निकाली गई थी, ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि आवास देने यानी घर देने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए निकाली गई थी। नेक्स्ट है हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन के लिए निकाली गई थी। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। ये जो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए निकाली गई थी, जिसमें इन्हें पेंशन के लिए कहा गया था। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है, तो इसमें आप लिखेंगे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सभी लोग समान एक तरह से अपने आप को समझ सकें और जो न्याय की भावना है वो बनी रह सके। कमज़ोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि अगर कमज़ोर वर्गों को सहारा ना दिया जाए तो वो आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकते, इसीलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी चलाई गई थी। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूती करने के लिए, अगर समाज में एकता होगी तो राष्ट्रीय जो एकजुटता है वो भी बन पाएगी, इसीलिए भी ये जो कार्यक्रम है या ये जो योजना है ऐसी चलाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन लोकतंत्र की आत्मा है। यह केवल सहायता देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। यानी ये सिर्फ सहायता ही नहीं देती, बल्कि जो समाज है उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है। जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सुरक्षा मिलती है, तभी सच्चे अर्थ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी होती है। यानी जब हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिले, एक समान चीज़ें मिले, तभी जो एक रियलिटी में कल्याणकारी राज्य है उसकी जो अवधारणा है वो पूरी होती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय प्रशासन है इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। परिचय। परिचय में आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन देश की शासन प्रणाली की रीढ़ है। क्यों रीढ़ है? क्योंकि ये भारतीय प्रशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी शासन प्रणाली के लिए, जो सरकार की नीतियों को लागू करता है। यानी जो भारतीय प्रशासन है वही तो सरकार की नीतियों को लागू करता है, क्योंकि प्रशासन ही तो नीतियाँ बनाता है और जनता तक सेवा पहुंचाता है, और जनता तक सेवा पहुंचाने का कार्य भी प्रशासन का है। लेकिन विशाल जनसंख्या, विविधता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय प्रशासन कई समस्याओं और विवादों का सामना करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या वाला देश है, विविधताएं हैं, आर्थिक असमानता है, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना इसे करना पड़ जाता है। इन समस्याओं को समझना प्रशासनिक सुधारों के लिए आवश्यक है, ताकि जो प्रशासनिक आवश्यकता हैं, प्रशासनिक चीज़ें हैं, उनमें सुधार किया जा सके। अगर हम इसमें पहला पॉइंट लिखें तो पहला हम देखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप। इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप एक समस्या है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन पर राजनीतिक नेताओं का अत्यधिक प्रभाव रहता है। अधिकारियों को कई बार अपने विवेक से
काम करने के बजाय राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं। इससे प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। यानी देखिए, अगर कोई भी नियम या कोई भी कानून बन रहा है, तो कभी-कभी नेता जो होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं और उस नीति को, उस नियम को, उस निर्णय को बदलवा देते हैं। जिसकी वजह से जो निष्पक्ष और पारदर्शिता और कुशलता से वो कार्य होना था, वो वैसे नहीं होता। जिसकी वजह से वो चीज़ गलत हो जाती है राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। तो ये जो है, ये एक तरह से समस्या हो जाती है। अगर हम सेकंड लिखें तो वो है भ्रष्टाचार। किस तरह से? यह भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और अनुचित लाभ की प्रगति से जनता का भरोसा कमज़ोर करता है। यानी देखिए, ये जो है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि सरकार के जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, विश्वासघात करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। रिश्वतखोरी की वजह से ही जो इनका विश्वास है, और एक तरह से अपने ही देश को लूटने का कार्य ये लोग करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाल फीतेशाही। यानी जो लाल फीताशाही है, ये भी निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि हर काम में फाइलों और अनुमतियों की लंबी प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे जनता को समय पर सेवा नहीं मिल पाती। यानी जो लाल फीतेशाही है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी चीज़ करवानी है, उसके लिए कई तो फाइलें बनेंगी, कई लोगों के पास जाना पड़ेगा, और जिस टाइम पे जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिल पाती। यानी जो हमारी सेवा है, वो समय पर नहीं मिल पाती। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अभी अपने बैंक गई थी किसी काम से, तो वहाँ बस मुझे एक एंटर करवाना था। सपोज़ मुझे मेरा जो फ़ोन नंबर है वो चेंज करवाना था, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये ए फॉर्म जो है वो फ़िल करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ए फॉर्म फ़िल किया। उन्होंने बोला जो रूम नंबर 1 है वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ गई, उन्होंने 2-3 चीज़ें करी, बोला रूम नंबर 2 में चले जाओ। मैं रूम नंबर 2 में गई अपना फ़ॉर्म लेके, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी एंड साइन किया। उन्होंने बोला रूम नंबर 3 में चली जाओ। रूम नंबर 3 में गई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जाओ रूम नंबर 1 में जाके उसे सबमिट कर दो। अब देखो, काम ये था कि बस यही सबमिट करने थे, और इन्होंने भी साइन किए किए भी बस ऐसे ही थे। चाहे तो ये मुझे यहीं से ये कह देते कि हाँ, साइन करवा के ले आना, बट इन्होंने फिर भी मुझे आगे भेजा, और ये देखो इतना टाइम लगा दिया इन्होंने सिर्फ़ मेरा नंबर चेंज करने में। तो ये क्या है, ये लाल फीताशाही के अंतर्गत आ जाता है कि कोई भी छोटे काम के करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, और समय पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जवाबदेही की कमी। क्योंकि जवाबदेही जो है वो बहुत कम हो गई है। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे अक्सर अधिकारियों के कार्यों पर निगरानी और मूल्यांकन की कमी रहती है। जब किसी गलती या देरी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, तो प्रशासनिक निष्पादन कमज़ोर हो जाता है। यानी जो जवाबदेही है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई ना तो निगरानी कर रहा है, ना ही मूल्यांकन कर रहा है। दोनों चीज़ों की कमी है। तो सब अपनी मनमानी करते हैं, और कोई भी जवाब देने को तैयार ही नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता की कमी। किस तरह से? जो प्रशिक्षण है और तकनीकी क्षमता है, उसकी भी कमी है। कई प्रशासनिक कर्मचारियों के पास आधुनिक तकनीक ज्ञान और डिजिटल कौशल की कमी है। यानी अगर हम आज की बात करें, तो कई ऐसे लोग हैं जो दफ्तर में काम कर रहे हैं, बट उन्हें जो तकनीक है उसका ज्ञान ही नहीं है, डिजिटल चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, जिससे ई गवर्नेंस या नई योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमें कोई भी चीज़ प्रभावी रूप से लागू करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिजिटल ज्ञान है, डिजिटल योग्यता है, वो भी तो होनी चाहिए, बट वो है ही नहीं। तो ये चीज़ भी हमें फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय और राज्य के बीच समन्वय समस्याएं। क्या क्या समन्वय समस्या हैं? इसमें आप लिखेंगे भारत एक संघीय देश है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का टकराव अक्सर देखने को मिलता है। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन दोनों प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा देश है वो संघीय देश है, और कई बार ऐसे होता है केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिल जाता है नीतियों के निर्माण में, या फिर किसी भी कानून को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाद विवाद से संबंधित मुद्दे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे वाद विवाद से संबंधित हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय प्रशासन पर यह है बहस लगातार चलती रहती है कि क्या क्या बहस भारतीय प्रशासन पर लगातार चलती रहती है? क्या सिविल सेवाएं पूरी तरह राजनीति से अलग रखनी चाहिए?
सिविल सेवाएँ क्या होती हैं ये हमने पहले ही देख लिया, और उन्हें राजनीति से अलग रखना चाहिए या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। क्या प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत होना चाहिए ताकि जनता की भागीदारी बढ़ सके, ये भी बहस का मुद्दा है। क्या निजी क्षेत्रों को कुछ सरकारी कार्यों में भागीदारी देनी चाहिए, ये भी प्रशासन का, या ये कहूँ एक तरह से बहस का मुद्दा बना रहता है। इन प्रश्नों पर अलग-अलग मत हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य प्रशासन को अधिक जन केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है, ताकि जो जनता है उसके लिए ये जो प्रशासन है वो सही से कार्य कर सके, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, भारतीय प्रशासन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय प्रशासन ने हासिल कर रखी हैं, लेकिन इन समस्याओं और विवादों ने इसकी दक्षता को सीमित किया है। यानी इन सारी समस्याओं को देख के हम कह सकते हैं कि इसकी जो दक्षता है, जो भी हमारे भारत ने अभी तक प्राप्त किया है, भारतीय प्रशासन ने, उसमें कहीं न कहीं अभी भी कमी है। कि सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, तकनीकी उपयोग और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। तभी हम इनमें सुधार कर सकते हैं। जब हमारी पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, तकनीकी जो उपयोग है, नैतिक मूल्य हैं, उनको बढ़ाया जाएगा, तभी हम सारी चीज़ों में सुधार कर पाएँगे। जब प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बनेगी, क्योंकि जनता के प्रति हर चीज़ को उत्तरदायी होना चाहिए, तभी वो लोग सही से कार्य करेंगे, जब जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, अगर मैं आपके लिए उत्तरदायी ना हूँ, मैं मेरी मर्ज़ी है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, अगर मैं आपको आंसर ही ना दूँ आपके किसी भी क्वेश्चन का, क्या फिर उससे कोई फ़ायदा है, या फिर मैं अपनी मनमानी करूँगी? बट अभी क्या है, मुझे आंसर देना पड़ता है स्टूडेंट का। अगर मैं आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूँगी या रॉन्ग चीज़ें बताऊँगी, तो वही आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैम आपने तो ये चीज़ गलत बताई है, ये चीज़ गलत है, तो मैं उत्तरदायी हूँ। बट अगर मैं आपको उत्तर ही ना दूँ, तो मैं तो अपनी मनमानी करूँगी, मैं कुछ भी उल्टा-सीधा बोल जाऊँ या कुछ भी उल्टे-सीधे क्वेश्चंस आपको दे दूँ, ये चीज़ क्या होगी, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगी। तो इसीलिए उत्तरदायी होना भी ज़रूरी है, ठीक है? तभी भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन की सच्ची भावना साकार होगी, तभी हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए एक सच्ची भावना रख पाएगा। तभी हम कह पाएंगे कि लोगों द्वारा लोगों पर, लोगों के लिए शासन हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ आपके फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आपकी यहाँ फुल बुक कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों, क्वेश्चन पेपर हों, आप उन्हें फटाफट से देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, एंड नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है नोट्स के लिए, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड आपको इन सब का जो लिंक है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख पाएँ, क्योंकि अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो फिर आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ईज़िली अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएँगे, ठीक है? चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।